हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। हमने केवीएस की पेडागोजी की 4th यूनिट शुरू कर रखी है। इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने बताया था, पहली जो वीडियो थी, कि लीडरशिप होती क्या है, लीडर कितने तरीके के होते हैं, एक लीडर की क्या विशेषताएं होती हैं, एक लीडर की काम करने का तरीका यानी कि उसकी जो कार्यशैली है, वो नेतृत्व शैली है, वो कितने प्रकार से होती है। और हमने देखा था कि एक लीडर का बच्चों की लर्निंग पर कैसे फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब देखा था। आज हम देखेंगे कि एकेडमिक जो लीडरशिप है उससे हम बच्चों की लर्निंग में कैसे सुधार कर सकते हैं, यानी कि हमारी एकेडमिक लीडरशिप कैसी होनी चाहिए कि हम बच्चों की लर्निंग में सुधार किया जा सके, विद्यार्थी अधिगम में सुधार किया जा सके। देखिए, एकेडमिक लीडरशिप के लिए हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, किन किन ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण। ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण। देखिए, जब हम एकेडमिक लीडरशिप में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो जो शिक्षण अधिगम है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि लर्निंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी अधिगम है उसमें निरंतर सुधार होता है, यानी कि लर्निंग बच्चों की बेहतर होती है। दूसरा, अध्यापकों का व्यावसायिक विकास भी होता है। अब ये एक नई टर्म है, व्यावसायिक विकास, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखिए क्या होता है, किसी भी कोई भी ये माना जाता है, देखिए कि कोई भी जो अध्यापक होता है या कोई भी इंसान होता है वो परफेक्ट नहीं होता। और अध्यापकों के बारे में अगर हम बात करें तो जो शिक्षा है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक टीचर को जब स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। तो वो क्या होता है, उसका व्यावसायिक डेवलपमेंट, यानी कि जो उसका प्रोफेशन है पढ़ाना, उसमें उसका विकास करना होता है, यानी कि वो पढ़ाई एक शिक्षक के रूप में बेहतर से बेहतरीन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उसका व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने अभी लास्ट 2 साल पहले हमारी निष्ठा की जो ट्रेनिंग हुई थी, या जो भी टीचर्स की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सब उनके व्यावसायिक विकास के लिए होती है, यानी कि हम एक शिक्षक बेहतर से बेहतरीन जो हमें बनाने की जद्दोजहद होती है वो हमारा व्यावसायिक विकास होता है। तो जैसे कि हमने निष्ठा की जब ट्रेनिंग ली थी उसमें ही हमने ये सब कुछ पढ़ा था जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो देखिए, एकेडमिक जो लीडरशिप है उसके 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी कि हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सक्रिय अधिगम सिद्धांत, सक्रिय अधिगम सिद्धांतों पर जो एक एकेडमिक लीडर है उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत विकसित होना चाहिए। अब सक्रिय अधिगम सिद्धांत क्या है ये हम देखेंगे अभी। दूसरा जो है, विद्यालय प्रमुख के रूप में शिक्षण विषय वस्तु ज्ञान को समझना, यानी कि एक जो एकेडमिक लीडर जो होता है स्कूल का, देखिए टीचर बने हैं तो हमें नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, किसी विषय के बारे में ज्ञान होना अलग बात होती है, और उसको कैसे पढ़ाया जाना है वो अलग चीज़ होती है। तो वो होती है पेडागोजी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है। तो जो सब्जेक्ट है उनकी पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र जो है उसकी नॉलेज एक एकेडमिक जो लीडर है उसको होनी चाहिए। और विद्यालय में एकेडमिक सुपरविजन, अकादमिक पर्यवेक्षण। अब देखिए पर्यवेक्षण क्या होता है, सबसे पहले हम पर्यवेक्षण समझते हैं क्या होता है। ये होता है मार्गदर्शन, यानी कि एक जो एकेडमिक जो लीडर होता है उसका काम क्या होता है, जो सुपरविजन करेगा, कैसे करेगा, उसमें पहले तो वो जो टीचर्स हैं उनको मार्गदर्शन देगा। दूसरा, उनके साथ शैक्षणिक संवाद करेगा, यानी कि पढ़ाई को लेकर कम्युनिकेशन होगा कि किस बच्चे की मतलब जो बच्चों की लर्निंग है उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ बेहतर हो रहा है, किस बच्चे के लिए हमें किस तरह की टेक्निक का यूज़ करना है, वो सब आता है हमारा शैक्षणिक संवाद में। यानी कि टीचर का, एक असिस्टेंट टीचर का जो एकेडमिक लीडर है उसके उन दोनों के बीच शैक्षणिक संवाद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो हमारा
एकेडमिक लीडर है वो फीडबैक देगा टीचर्स को कि आपने कैसा पढ़ाया, यानी कि कितना बेहतर पढ़ाया और कितना और बेहतर आप पढ़ा सकते हैं, वो होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट जरूरी बात यह है कि शिक्षकों को ऑन द स्पॉट वो सहायता प्रदान करे, यानी कि जब दिक्कत आई, जहां दिक्कत आई तभी उसका वो निवारण करे। ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं केवल एकेडमिक लीडर की, यानी कि जो पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही हैं अभी हम केवल उनकी बात कर रहे हैं। बाकी जो लीडर होता है स्कूल का वो बहुत सारे रोल प्ले करता है, लेकिन अभी हम एकेडमिक लीडर की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस केवल बच्चों की लर्निंग और क्लासरूम के अंदर होगा। ठीक है, तो वो जो है एकेडमिक सुपरविजन करेगा। ये मैंने बात की है कि एक एकेडमिक लीडर को ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ज्ञान क्या है? अब देखिए, ज्ञान क्या होता है? नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज़ की हमें नॉलेज कितनी है वो मैटर करता है। विद्यालय तो यानी कि स्कूल की लीडरशिप में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज एक एकेडमिक लीडर को है। दूसरा, सब्जेक्ट की पैडागॉजिकल जो कंटेंट है उनकी नॉलेज है, यानी कि किसी चीज़ को पढ़ाना, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, ये एक लीडर को पता है। एकेडमिक सुपरविजन अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, दल अधिगम, यानी कि एज अ स्कूल में जो स्टाफ है वो एज अ टीम, पूरी टीम की लर्निंग, जो एक टीम है वो एज अ टीम लर्निंग कैसे हो रही है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, ये एक सब टॉपिक है, इस पर पूरी बात की जाएगी। दूसरा, विद्यालय विकास योजना। एक जो एकेडमिक लीडर है उसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान जब हम बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कितनी इसकी स्टेजेस हैं, कितने इसके स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं इसे बनाने में। ये भी एक अलग से एक टॉपिक है जिस पर वीडियो बनेगी। ठीक है, शिक्षा में आईसीटी की पहल, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पढ़ाई में आजकल जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का ही एक एग्जांपल है। या फिर हम क्लास में जब दीक्षा ऐप का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं, वो भी आईसीटी की ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए कौशल, यानी कि स्किल्स। अब देखिए, ज्ञान हमें है, नॉलेज हमें है कि क्या है, लेकिन कैसे उसे हमें करना है, कैसे हमें उसे करना है, वो होती है हमारी स्किल। यानी कि कोई चीज़ हमें पता है लेकिन वो हम अपने जीवन में उसे करेंगे किस तरीके से, वो होती है हमारी स्किल्स। देखिए, विजन का विकास। अब विजन क्या होता है? एक लीडर के तौर पे, एक हेडमास्टर के तौर पर, जब हम अपने विद्यालय को या अपने आप को या अपने टीचर्स को जहां देखना चाहते हैं, जैसे आज जो हम हैं, जो हमारे स्कूल की स्थिति है, उससे 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने विद्यालय को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कहाँ देखना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, वो होता है हमारा विजन। ठीक है, सहकार्यता, यानी कि साथ में काम करना। ये जो स्किल है ये एक लीडर के अंदर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे एक टीम की जरूरत होती है, और टीम को लेकर, साथ लेकर काम करना, ये भी एक स्किल होती है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी लोग हमारे साथ अच्छे से जुड़ेंगे और काम करेंगे। एकेडमिक सुपरविजन मैं बता चुकी हूँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बदलाव में सहयोग देना, यानी कि जहाँ भी हमें चेंज की ज़रूरत है, बच्चों की लर्निंग के लिए स्कूल में जिस भी चेंज की ज़रूरत है उसको करने में वो पूरी तरीके से सहयोग दे। योजना एवं समीक्षा करना, यानी कि स्कूल के लेवल पर जो भी प्लानिंग है उसको देखिए, बनाना तो हो गई, योजना बनाना एक नॉलेज है, उसको योजना बनती कैसे है वो, लेकिन उस योजना को हम लागू कैसे करते हैं अपने स्कूल में, कितने समय के लिए करते हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा, यानी कि उसका फीडबैक, वो आया क्या, मतलब जो हमने प्लानिंग की थी उसे हमने लागू किया, उसका कितना अच्छा रिजल्ट आया, या और क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो स्किल एक लीडर के अंदर होनी चाहिए।
तीसरा है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण देखिए, हमारी जो सोच होती है बेसिकली वही होता है हमारा दृष्टिकोण, यानी कि जो किसी भी चीज़ के बारे में हमने मान्यताएं अपने दिमाग में बना रखी हैं वो हमारा हो गया दृष्टिकोण। इसमें पहल करना, मैं पहले बता चुकी हूँ पहली वीडियो में कि एक लीडर को पहल करना आना चाहिए। स्कूल का लीडर ही सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए आगे खड़ा होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी बता चुकी हूँ। अग्र सक्रियता, यानी कि हर काम में वही है, आगे रहना। प्रत्येक विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही तो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हर एक बच्चा सीख सकता है। ये एक एकेडमिक लीडर को पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैंने अभी बताया था आपको सक्रिय अधिगम सिद्धांत। तो सक्रिय और निष्क्रिय अधिगम, दो तरीके के अधिगम होते हैं, वो देख लीजिए। तो देखिए, सक्रिय निष्क्रिय अधिगम क्या होता है और सक्रिय अधिगम क्या होता है। पहले हम देखते हैं निष्क्रिय अधिगम। अध्यापक केंद्रित होता है, ये टीचर सेंटर्ड होगी। जब भी हमारी लर्निंग टीचर सेंटर्ड होगी, यानी कि जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कम होगा क्लास में, केवल शिक्षक ही बोलेगा, शिक्षक ही लिखेगा, तो ये होती है अध्यापक केंद्रित जो अधिगम होता है। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा कि आजकल छोटी क्लास में, प्राइमरी क्लासेस में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है बाल केंद्र का, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जब हम लर्निंग कराते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराकर क्लास में जब हम लर्निंग कराते हैं, तो वो होती है हमारी एक्टिव लर्निंग। इनएक्टिव लर्निंग रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। ये जो निष्क्रिय अधिगम होता है, इसमें हम बच्चे को रटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आपको ये चीज़ याद करनी है, इतनी लाइनें याद करनी है, ये सब कुछ याद करना है। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना है। सक्रिय अधिगम में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम बच्चों की को रटना नहीं, समझ विकसित करते हैं। ठीक है। निष्क्रिय जो अधिगम है उसमें पॉइंट आता है सिद्धांतों का ज्ञान, यानी कि इसमें हम कोई भी जो सिद्धांत है उसको बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, जैसे कि अच्छा चलो अभी बताती हूँ। जैसे, और इसमें क्या होता है सक्रिय अधिगम में हम उसको व्यवहारिक स्थितियों से परिचय कराते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने एक बार क्लास में, सेकंड क्लास की बात है, जब मैं पढ़ा रही थी, तो उसमें एक टॉपिक था हिंदी में कि क्या चीज़ तैरती है और क्या डूबती है। तो अगर मैं केवल बच्चों को ये बता देती कि उसमें था कि चौक, पेंसिल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी और ये लिखा होता तैरेगी या डूबेगी, वो हमें लिखना था। तो अगर मैं बच्चों को बता देती कि हल्की चीज़ तैरती है और भारी चीज़ डूब जाती है, तो मैंने सिद्धांत का ज्ञान तो उन्हें दे दिया, लेकिन अगर मैं ये हो जाती इनएक्टिव लर्निंग, लेकिन मैंने कराई एक्टिव लर्निंग। कैसे? मैंने जो भी चीज़ें थी वो एक मग लिया स्कूल में, उसमें पानी भरा और उसमें जो जो भी लिखा हुआ था, उसमें शायद थी पत्तियाँ थी, चौक थी, पेंसिल थी, वो सब बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो जो व्यवहारिक उनका ज्ञान था वो वहाँ से डेवलप हो गया और उन्होंने मतलब ने आप देखा कि वाकई कोई चीज़, कौन सी चीज़ तैर रही है और कौन सी डूब रही है। तो ये हो गई एक एक्टिव लर्निंग। उसके बाद इनएक्टिव लर्निंग में आता है कि ज्ञान को बाहरी समझा जाता है। ये समझा जाता है कि ये हमें अचीव करना है, यानी कि प्राप्त करना है, इसे हमें बच्चों के अंदर किसी तरह से भी डालना है, ये हम सोचते हैं टीचर, और बच्चे को भी एक बोझ सा महसूस होता है कि ये चीज़ मुझे सीखनी है। लेकिन जो एक्टिव लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, हम विचार विमर्श करके, चिंतन करके और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, सामाजिक अनुभवों से, इन सब से हम उस ज्ञान को कब अर्जित कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यानी कि एक बच्चे को पता ही ना चले कि उसने गिनती कब सीख ली है, एक बच्चे को पता ना चले कि उसने पढ़ना कब सीख लिया है, तो वो होती है एक्टिव लर्निंग। ठीक है। इनएक्टिव लर्निंग में अगला होता है, देखिए, चिंतन, मनन व स्वाध्याय के कम अवसर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम बच्चों को खुद से सोचने के बहुत कम अवसर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे को, छोटी क्लास की हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम गाय का निबंध है, ये हम उसकी 10 लाइनें हम बोर्ड पे लिख दें और फिर बच्चा उतार ले, तो ये होगा, उसे याद कर ले, ये हो गई इनएक्टिव लर्निंग। ना उसने सोचा, ना उसने कुछ उस बारे में खुद से कोई विचार विमर्श नहीं किया, वो हो गई इनएक्टिव लर्निंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम यही काम, हमें बच्चों को गाय के बारे में सिखाना है, यही काम हम कैसे करते हैं कि हम बच्चे को कहते हैं कि आपने गाय देखी है
और गाय के बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी है। तो बच्चा जो है गहन विचार करेगा कि हाँ मैंने कब देखी थी, कैसे, कितनी उसकी टांग थी, कितनी उसकी पूंछ थी, वो सब सोचेगा, देखेगा, उसके बाद वो लिखना शुरू करेगा। तो ये हो गया कि वही चीज़ हमने एक्टिव लर्निंग कैसे कराई, ये हो गया उसका तरीका। इसमें क्या होता है, विषय इनएक्टिव लर्निंग में विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के कोई स्थान नहीं होता, यानी कि इसमें केवल हमें क्या है ये बता दिया जाता है। कोई भी फॉर्मूला है, साइंस में अगर जैसे कोई भी फॉर्मूला, मैथ्स में कोई फॉर्मूला है, साइंस में कोई अवधारणा है, वो केवल बता दी जाती है कि ये है, क्या का जवाब हमें इसमें मिलता है, लेकिन क्यों और कैसे इसका जवाब हमें एक्टिव लर्निंग से मिलेगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल दे लीजिए। क्या होता है व्याख्यान विधि, जब हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, जब हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं वो होती है इनएक्टिव लर्निंग। और जब हम, यानी कि लेक्चर मेथड क्या होता है, जब एक टीचर बोल रहा है, लिख रहा है और एक स्टूडेंट अपनी क्लास में बस उतार रहा है या फिर सुन रहा है, वो होता है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ये इनएक्टिव लर्निंग है। लेकिन जब हम डिस्कशन करके, वाद विवाद करके, विचार विमर्श करके किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो होती है हमारी एक्टिव लर्निंग। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने एक्टिव और इनएक्टिव लर्निंग के बारे में देखा। बेसिकली एक शब्द अगर वही है, अध्यापक केंद्रित निष्क्रिय अधिगम होता है और बाल केंद्रित सक्रिय अधिगम होता है। ठीक है, इस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।